दोस्तों, सोचो, अगर आप जिंदगी से हार गए हो, आप कितनी भी कोशिश करो, आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो। इसलिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुसाइड करने का डिसाइड करते हो। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके पीछे कोई है जो आपके जाने से कितना अकेला पड़ जाएगा। लेकिन आप सुसाइड तो कर लेते हो, तभी जिंदगी में आता है ट्विस्ट, और मौत आपको 12 जिंदगी जीने का वरदान देती है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सोच में पड़ गए ना? सेम इसी टॉपिक पर बनी एक सीरीज के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है डेथ्स गेम। ये एक साउथ कोरियन सीरीज है, और आज की वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मौत के खेल को। सीरीज की शुरुआत में हम इस सीरीज के लीड कैरेक्टर चोइजे को देखते हैं, जो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से बात कर रहा होता है। फोन पर बात करते हुए हमें पता चलता है कि चोई आज थोड़ा एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है, क्योंकि उसकी आज कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइक्वांग में इंटरव्यू है। इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड जीसू उसे हौसला दे रही थी। तभी एक आदमी हड़बड़ी में चोई से टकरा कर जोर से भागता है। जैसे ही वो रोड पर जाता है, उसको एक बड़ी गाड़ी आकर टक्कर मार देती है, और वो उड़कर सीधा चोई के सामने आकर गिर जाता है। ये देखकर चोई डर जाता है, और डरते डरते वो उस आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि सर, क्या आप ठीक हो? तभी वो आदमी चोई को पकड़ के कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। इतना कहकर वो चोई की बाहों में ही दम तोड़ देता है। उसे मरा हुआ देखकर चोई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो हड़बड़ी में उस आदमी का हाथ हटाता है और इंटरव्यू के लिए जाता है। इसके बाद हम इंटरव्यू को देखते हैं, जिसमें चोई के दिमाग में अभी तक वो एक्सीडेंट घूम रहा था। चोई जे डरा हुआ था, इसलिए वो इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाता, जिस वजह से उसे इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। फेल होने के बाद चोइजे खुद से कहता है कि मेरे पास इतना अच्छा मौका था और मैंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। चोइजी इस कंपनी में काम करने के सपने देखता था, और एक बार इस कंपनी के इंटरव्यू में फेल हो गए तो आप फिर से 7 साल बाद ही इस कंपनी में इंटरव्यू दे पाओगे। चोइजे इन 7 सालों में अपने गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करता है और बहुत सारी कंपनियों में जॉब लेटर्स भी भेजता है, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। चोइजे बहुत ही होशियार लड़का है, और उसे बस एक सिंपल लाइफ चाहिए। उसे जॉब चाहिए और एक हैप्पी फैमिली। और ऐसे छोटे मोटे काम करते करते 7 साल बीत जाते हैं, और चोइजे फिर से अपने आखिरी इंटरव्यू देने के लिए ताइक्वांग कंपनी में जाता है। इस बार इसका इंटरव्यू इस कंपनी का सीईओ ले रहा था, और चोइजे खुश भी दिख रहा था क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जा रहा था। चोइजे बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस बार उसे ये जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यू होने के बाद उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, और वो पूछता है कि चोइजे, क्या तुमने भी 1900 की स्कीम में पैसे लगाए थे? चोइजे कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त कहता है कि 1900 मार्केट स्कैम में पकड़ा गया है, जिस वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए हैं। 1900 अब इस सिटी को छोड़ के भाग गया है। ये सुनते ही वो 1900 के घर की तरफ भागता है और उसका दरवाजा जोर जोर से पीटता है। चोइजे ने 7 सालों तक मेहनत करके पैसे कमाए थे, और उसने प्रॉफिट के लिए इस स्कीम में पैसे डाले थे। इन पैसों के अलावा अब उसके पास कुछ नहीं था। इस वजह से चोइजे टूट जाता है और रोने लगता है। इसी वक्त ताइक्वांग कंपनी का मेल भी आता है, जिसमें लिखा था कि चोइजे को रिजेक्ट कर दिया गया है। इतना सब खराब होने के बाद चोइजे में अब जीने की कोई भी आस नहीं बची थी, लेकिन वो चलते चलते अपनी गर्लफ्रेंड के घर की तरफ आता है। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा आदमी ड्रॉप करने आया है, और वो उसे फूल भी दे रहा है, जिन्हें हंसते हंसते वो ले भी रही है। ये सब देख के चोइजी और भी ज्यादा उदास हो जाता है। इसीलिए वो उस आदमी के जाने के बाद जीसू यानी उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसे देख के जीसू कहती है कि अरे, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है कि यहीं पास में मुझे कुछ काम था। जीसू पूछती है, तो फिर कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? वो दर्द भरी आवाज में कहता है कि मैं चाहे जो भी करूँ, कुछ काम नहीं आ रहा है। उसे इस हालत में देख के जीसू उसे कुछ पैसों का एनवलप देते हुए कहती है कि मुझे पता है इंटरव्यू की वजह से तुम आज अपने जॉब पर नहीं जा पाए हो, इसे रख लो। उस एनवलप को देख के चोइजी पूछता है कि क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है? जीसू मना कर देती है। तभी चोइजी पूछता है कि वो कौन था जिसने तुम्हें ये फूल दिए हैं? जीसू कुछ बोल पाती इससे पहले चोइजी कहता है कि क्या मुझे अपने इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? मुझे बुरा लगता है कि तुम मेरे जैसे एक लूजर के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। इस पर जीसू कहती है कि चोई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस थोड़ी और मेहनत करो, तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी।
ये सुनकर चोई कहता है कि क्या और मेहनत? अरे कितनी मेहनत करूं? मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरे नसीब में सब खराबी लिखा है। मैं थक गया हूं मेहनत करके। और तुम ही देखो ना, हमारा रिश्ता किस मोड़ पर आ गया है। मुझे हर समय तुमसे पैसे लेने पड़ते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें हमारे इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। इतना कहकर चोई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने रेंट ना देने की वजह से उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया है और दरवाजे पर ताला लगा दिया है। और उस पर एक नोट भी लिखा है कि तुमने बहुत दिनों से रेंट नहीं भरा है, इसलिए मैंने ये घर किसी और को रेंट पर दे दिया है। इस नोट को देखते ही चोई अपने लैंडलॉर्ड को कॉल भी करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है और चोई का सारा सामान भीगने लगता है। चोई अपने सारे सामान को एक कोने में रखता है, लेकिन ऐसा करते करते उसका ज्यादातर सामान बारिश में भीग के बर्बाद हो जाता है। ये सब देख के वो रूफ के नीचे बैठ जाता है और सुबह हो जाती है। ये देख के चोई जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए वो अपने छत की दीवार पर चढ़ जाता है और सुसाइड करने का सोचता है। तभी उसे उस एक्सीडेंट की याद आती है और वो उस आदमी को कोसते हुए कहता है कि अगर वो आदमी मेरी आंखों के सामने ना मरा होता तो आज मेरी जिंदगी काफी अच्छी होती। इतना कहकर वो छत से कूद जाता है, लेकिन उसकी आंख एक डरावनी जगह पर खुलती है। तभी उसके सामने एक लड़की भी खड़ी थी। वो अपने आजू बाजू देखता है और उस लड़के को कहता है कि आखिर ये सब क्या है? क्या ये पाताल लोक है? वो लड़की कहती है कि नहीं, लेकिन तुम पाताल ही जाने वाले थे। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें सजा देनी है। ये सुनकर चोई कहता है कि आखिर तुम मुझे सजा क्यों देना चाहती हो? मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया है। वो लड़की कहती है कि तुमने एक पाप किया है और वो पाप है मौत को मजाक समझने का। चोई कहता है कि आखिर तुम होती कौन हो मुझे सजा देने वाली? तभी वो लड़की झट से चोई के पास आती है और उसका गला पकड़ के अपने पावर से उसे पाताल लोक के दर्शन कराती है। इस दृश्य को देखकर चोई कहता है कि आखिर तुम कौन हो? वो लड़की कहती है कि मैं वो हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। मैं हूँ मौत। इतना कहकर वो चोई को पाताल लोक में फेंक देती है। लेकिन चोई जी की आंखें एक एरोप्लेन में खुलती है। उसके सामने वो लड़की भी थी। उसे देख के चोई कहता है कि तो बताओ मेरी पनिशमेंट क्या है? लड़की कहती है तुम्हें 12 बार मरना होगा। तुम्हारी आत्मा 12 लोगों के अंदर जाएगी जिनका मरना फिक्स है, यानी उनकी बॉडी के साथ तुम्हारा मरना भी फिक्स है। तभी तुम्हें पता चलेगा कि मौत कितनी बदतर हो सकती है। लेकिन इस गेम में एक और कंडीशन है। अगर तुम इन 12 में से किसी एक भी मौत को टालने में कामयाब हुए तो तुम उनकी बॉडी के साथ उनकी पूरी जिंदगी जी सकते हो। ये सुन के जॉय कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? लड़की कहती है कि हाँ, बस तुम्हें किसी एक मौत को टालना होगा। जॉय कहता है लेकिन मुझे तो दोबारा से जीना नहीं है। मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर थी, इसीलिए तो मजबूरी में मैंने वो कदम उठाया था। और तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से उस नरक में चला जाऊं? वैसे भी मैं तो मर गया हूं ना, सब कुछ खत्म हो गया है। लड़की कहती कि तुम्हें क्या लगता है मौत इन सब का अंत है? तुम्हारी मौत तो बस एक शुरुआत है। इतना कहकर लड़की वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद चोई पूरे प्लेन को जांचता है। इस प्लेन को देख के चोई शॉक हो जाता है। तभी चोई की नज़र एक क्रिस्टल पर जाती है जो हवा में उड़ रहा था। ये चमकता हुआ क्रिस्टल सीधा चोई के दिमाग में चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये क्रिस्टल उस आदमी की यादें हैं जिसमें चोई की आत्मा है। इस आदमी की यादें देखने के बाद चोई को पता चलता है कि इस आदमी का नाम पार्क जिन जे है। ये 33 साल का है और ये ताइकंग कंपनी के मालिक का दूसरा लड़का है। जब से ये बड़ा हुआ तब से इसके और इसके बड़े भाई के बीच में हर चीज़ के लिए कंपटीशन चलता रहता है और आखिर में वो अपने बड़े भाई को हराने में कामयाब हो गया है क्योंकि इसके पिताजी ने इसे ताइकंग कंपनी का नया सीईओ बना दिया है। ये देखने के बाद जोई कहता है कि इसका मतलब अब मैं ताइकंग कंपनी का सीईओ हूँ। जिस कंपनी में काम करने के लिए मैंने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उस कंपनी का आज मैं सीईओ हूँ। इसका मतलब अगर मैं इस आदमी की मौत को टाल दूं तो मैं मेरी पूरी जिंदगी ताइकंग कंपनी का सीईओ बन के गुजारूंगा। ये सब सोच के चोय मन ही मन बहुत ही खुश होता है। तभी इस प्लेन में आग लग जाती है। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके सारे दरवाजे खुल जाते हैं और एयर प्रेशर की वजह से सभी चीजें प्लेन के बाहर जाने लगती है। तभी बड़ा सा ब्लास्ट होता है और पार्क जिन जे इस आग में जलकर मर जाता है।
इसी आग की जलन को महसूस करते हुए हम चोय को देखते हैं, जो डेथ के सामने तड़प रहा था। थोड़ी देर दर्द को सहन करने के बाद वो कहता है, अभी मुझे और 11 बार ऐसे ही दर्द को सहन करना पड़ेगा। तभी वो लड़की चोय से कहती है, तो बताओ कैसा लगा एक बार फिर से मर के। चोय कहता है, वो छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये गोलियां किस लिए है। लड़की कहती है, ये गोलियां तुम्हारी जिंदगियां हैं। मैं जब इनसे तुम्हें शूट करूंगी तो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। चोय कहता है, वैसे वो अजीब से क्रिस्टल जैसी चीज क्या थी। लड़की कहती है, वो क्रिस्टल उस आदमी की याद और काबिलियत रहती है जिसकी बॉडी में तुम्हारी आत्मा जाती है। तभी चोय गुस्से में कहता है कि क्या इन 12 लोगों में से किसी एक की बॉडी में भी सर्वाइव करना पॉसिबल है? भला कोई कैसे खुद को प्लेन ब्लास्ट में बचा सकता है? लड़की कहती है, यही तो तुम्हारा काम है कि कैसे उस आदमी की जान बचाई जा सकती है। चोय कहता है कि अगर मैं इन 12 लोगों की बॉडी में सर्वाइव करने में नाकामयाब हुआ तो उसके बाद क्या? लड़की कहती है, फिर तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा और उसका दरवाजा तुम्हारे पीछे ही है। तुम्हें लगता था ना तुम्हारी जिंदगी किसी हेल से कम नहीं है, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली नरक कैसा होता है। इतना कहकर वो लड़की चोय को हेल दिखाने लेके जाती है। उसे देख के चोय बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रोते रोते कहता है कि मैंने तो जिंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर क्यों मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। लड़की कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने खुद ही अपनी जान ले ली। तुम्हारी जान लेना मेरा काम था, तुम्हारा नहीं। चोय कहता है कि जब मैं जी रहा था तब मेरी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी और यही कारण था कि मैंने वो कदम उठाया और अब मरने के बाद भी मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लड़की कहती कि तुम कितने अजीब हो, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर थी। अरे कम से कम तुम वहां पर जी तो रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम असली नरक में एक पल के लिए भी जी पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये कहना बंद करो कि तुम्हारी जिंदगी नरक थी। चोय कहता है, इसका मतलब मैं कुछ भी करूँ मुझे नरक ही नसीब होने वाला है। लड़की कहती है, किसे पता, अगर तुम किसी भी बॉडी में जिंदा रह गए तो तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। चोय कहता है, लेकिन उन बॉडीज में सर्वाइव करना पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि उनकी मौत तो पहले से निश्चित है। लड़की कहती है, हाँ, लेकिन उनको बचाना तुम्हारा काम है। चोय कहता है, फिर तो चाहे जो भी हो मुझे कैसे भी करके इन 11 में से एक बॉडी में सर्वाइव करना होगा। यही मेरे लिए एक मौका है। लड़की कहती है, ये मौका नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट है, क्योंकि हर एक लाइफ तुम्हें ये सिखाएगी कि मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है। तो अब कैसा रहेगा कि हम तुम्हारी अगली लाइफ को शुरू करें। इतना कहकर वो लड़की चोय को एक गोली मारती है। इसके बाद चोय खुद को स्काई डाइविंग करते हुए देखता है। तभी चोय को पता चलता है कि वो डाइविंग तो कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई पैराशूट भी नहीं है। बिना पैराशूट के वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तभी दूसरा स्काई डाइवर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है और चोय उसको सपोर्ट के लिए पकड़ लेता है। इसके बाद चोय को उसकी याददाश्त और एबिलिटी मिल जाती है। याददाश्त मिलने के बाद उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम सोंग जे है। इसकी एज 38 साल है और इसे हमेशा से खतरनाक स्टंट करने का शौक है। ये हमेशा ऐसे जानलेवा स्टंट करता ही रहता है, इसीलिए इसके पास 4 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है और आज इसने एक नया रिकॉर्ड बनाने का डिसाइड किया है। वो है 8000 फीट से बिना पैराशूट के कूदना। चोय को पता चलता है कि उसे कुछ नहीं करना है, उसे बस बीच में लगे सेफ्टी नेट पर कूदना है। उसके नाम पर यह रिकॉर्ड हो जाएगा और इसका यह स्टंट लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। इसे बहुत सारी कंपनियों ने स्पॉन्सर भी किया है और अगर इसने चैलेंज पूरा कर दिया तो इसे $3 बिलियन मिलने वाले हैं। पूरी याददाश्त पाने के बाद चोय सोचता है कि अचानक से मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील कर रहा हूँ। मुझे डर भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस आदमी की एबिलिटी के साथ चैलेंज को आराम से पूरा कर सकता हूँ। इतना कहकर वो अपने सपोर्ट को छोड़ देता है और सीधा नेट की तरफ अपने साइड को करता है। नीचे गिरते गिरते चोय कहता है कि मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा और 3 बिलियन के साथ अपने बच्चों को जिंदगी को आराम से जीऊंगा। लेकिन वो इस स्टंट में नीचे तो आता है, बट नेट पर नहीं, सीधा जमीन पर गिरता है, जिस वजह से इसका सिर फूट जाता है और ये मर जाता है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम चोय को डेथ के सामने देखते हैं, जिसमें चोय उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे सर्वाइव करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा जब मेरी आँख खुलते ही मेरी मौत हो जाए। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास मौका था, सपोर्ट स्टाफ की मदद से तुम जिंदा बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सुन के चोय कहता है कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत कैसे किसी की भी हो सकती है, मेरा पूरा सिर फट गया था। तभी डेथ कहती है कि मैंने तो पहले कहा था कि
तुम्हारी पनिशमेंट बहुत ही दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि उसके सामने ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है। चोई कहता है कि आखिर मैंने इसे क्या पाप कर दिया है, मैंने तो खुद की जान ली है। लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा पाप सिर्फ इतना है? तुम्हारा पाप तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। खैर, मुझे बताओ कि आखिर तुमने खुद की जान क्यों ली? चोई कहता है, तो फिर मैं आखिर क्या करता? मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरी जिंदगी का बस एक ही मोटिव था, अपनी और माँ की जिंदगी को बेहतर बनाना। और मैं ऐसा करने में नाकामयाब हो गया, क्योंकि मेरी कहीं पर भी अच्छी जॉब नहीं लग पाई, और यहाँ तक कि मेरे सारे पैसे भी फ्रॉड स्कैम में डूब गए। इन सभी की वजह से मुझे उस लड़की को भी छोड़ना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मुझे मेरी जिंदगी में जीने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी, इसलिए मजबूरी में मैंने वो गलत कदम उठा दिया। इसमें गलत क्या किया मैंने? मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना? वो लड़की कहती है, ठीक से सोचो, क्या तुमने किसी को हर्ट नहीं किया? चोई कहता है, वैसे भी अब तो मैं मर ही गया हूं ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मैंने किसी को हर्ट किया है कि नहीं। इस पर लड़की कहती है कि सच में तुम अपने सिवा किसी और की नहीं सोचते हो। इतना कहकर वो फिर से चोई को गोली मार देती है। इसके बाद चोई खुद को एक छोटे बच्चे की बॉडी में देखता है जो हाई स्कूल में पढ़ता है। तभी उसकी नज़र उसके क्लासमेट्स पर जाती है जो सोंगजे की वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। ये देख के चोई कहता है कि ये कितना बदतमीज लड़का है जो किसी की मौत को देख के हंस रहा है। तभी चोई को उस लड़के की मेमोरीज मिल जाती है। याददाश्त मिलने पर पता चलता है कि इस लड़के का नाम ह्योक सू है। इसकी एज 17 साल की है। जब ये 5 साल का था तब इसके पिताजी इसे छोड़ के चले गए थे। तब से इसकी मम्मी दिन रात अकेली मेहनत करके इस बच्चे की देखभाल कर रही थी, और उनको इतना मेहनत करता हुआ देखकर ह्योक सू को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान देता है, लेकिन उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है क्योंकि इसके क्लासमेट्स इसे बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। लेकिन ह्योक सू अपनी माँ की खुशी के लिए स्कूल आता है, बट इसका स्कूल एक हेल से कम नहीं है और इसके क्लासमेट्स इसे बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। इसलिए ये भी चोई की तरह ही सुसाइड करने वाला है। सभी मेमोरीज को पाने के बाद चोई कहता है कि ये कितनी बुरी बात है कि एक हाई स्कूल के बच्चे को इतना सब सहन करना पड़ रहा है। लेकिन ठहरो, अब तो मैं हूँ ह्योक सू की बॉडी में। इसका मतलब मैं इसे सुसाइड करने से रोक सकता हूँ और इसकी पूरी लाइफ जी सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नरक भी जाना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। तभी उसका क्लासमेट जिनसेंग आकर उसके सिर पर टपली मारता है। ये बात चोई को बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में जिनसेंग को कुर्सी उठाकर मार देता है, जिस वजह से जिनसेंग नीचे गिर जाता है और ह्योक सू उसे मारने लगता है। तभी जिनसेंग का दोस्त आकर ह्योक सू को मारने लगता है। ह्योक सू उसे भी मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। तभी कुछ और लड़के आकर ह्योक सू को पकड़ लेते हैं। तभी जिनसेंग उसका गला पकड़ के कहता है कि नामर्द साले, पीछे से वार करता है। ये सुनकर ह्योक सू कहता है, हाँ, और जो तू कर रहा है वो बहुत ही बहादुरी की बात है। हिम्मत है तो मुझे अकेले लड़के दिखा। जिनसेंग कहता है कि तू पागल हो गया है, तुझे मरना है क्या? जिनसेंग उसे मारने वाला होता है। तभी टीचर आ जाते हैं और सभी बच्चे अपने सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी चोई जिनको देख के सोचता है कि अगर ये अकेला होता तो मैं इसे आसानी से हरा देता, लेकिन इसका दोस्त बहुत ही बड़ा है, मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनसेंग अपने दोस्तों की मदद से ह्योक सू को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। तभी वो बड़ा लड़का जिनसेंग का हाथ रोक के उसे कहता है कि अब बस करो, ये मर जाएगा। लेकिन जिनसेंग नहीं सुनता और वो उल्टा उसी लड़के को मारने लगता है। ये देख के चोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़का जिनसेंग को क्यों नहीं मार रहा है। तभी जिनसेंग उस लड़के को कहता है कि देख ताइसुक, आगे से मेरे मामले में मत पड़ना, समझा? इतने में जिनसेंग की क्रश यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर जिनसेंग अपनी गैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चोई ह्योक सू के घर पर जाता है और यहाँ पर पड़ी कुछ चीज़ों को देखकर वो सोचता है कि इसकी और मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। मुझे भी मेरी माँ ने अकेले ही बहुत ही मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। ह्योक सू की माँ की तरह ही मेरी भी माँ ऐसे ही नोट्स के थ्रू मेरा हालचाल पूछती थी। मेरा तो बस एक ही सपना था, एक अच्छी सी जॉब पाना और एक खुशहाल फैमिली। लेकिन मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। अपनी माँ के बारे में सोचकर चोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम ह्योक सू और उसकी माँ को खाना खाते हुए देखते हैं। ह्योक सू की माँ को देख के चोई को अपनी माँ की याद आने लगती है।
इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद चोई सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसे जिनसेंग का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे कहता है कि कल तुझे मेरे लिए 50 वन लाने हैं। अगर तू लेके नहीं आया तो कल तेरा आखिरी दिन होगा। ये पढ़कर चोई सोचता है कि आखिर जिनसेंग से छुटकारा कैसे पाया जाए। मैं युक्सु की माँ के पैसे भी नहीं चुरा सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, तेसुक को उसके खिलाफ कर सकता हूँ। फिर अगली सुबह स्कूल में युक्सु तेसुक को कहता है कि आखिर तुम जिनसेंग को अपने ऊपर हुक्म चलाने क्यों देते हो? तुम उससे डरते हो क्या? इस बात से तेसुक को गुस्सा आ जाता है और वह युक्सु को गुस्से में कहता है कि आखिर तुझे किसने कह दिया कि मैं जिनसेंग से डरता हूँ? वो मेरे सामने बस एक बच्चा है। युक्सु कहता है कि आखिर वो बच्चा है तो फिर तुम उसे मनमानी क्यों करने देते हो? तेसुक कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि मैं जिनसेंग को मनमानी क्यों करने देता हूँ तो चल तुझे दिखाता हूँ। वो कुछ बोल पाता तभी जिनसेंग वॉशरूम में आ जाता है और तेसुक कुछ नहीं बोलता। इसके बाद युक्सु तेसुक को कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तेसुक कहता है कि मैं जिनसेंग को एक हाथ में ही हरा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जान पहचान इस स्कूल के सीनियर सोंगयुक ताक से है और वो इस एरिया का सबसे ताकतवर लड़का है। उसे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी मिला है। अब समझ में आया मैं जिनसेंग को मनमानी क्यों करने देता हूँ? इस पर युक्सु कहता है कि इसका मतलब तुम्हें भी उससे छुटकारा पाना है। मेरे पास एक प्लान है जिसके जरिए हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं जिनसेंग के साथ जो भी कुछ करूँ तुम हमारे बीच में मत आना। अगर तुम टांग नहीं अड़ाओगे तो वो सीनियर भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। इसके बाद युक्सु खाना खाने बैठता है। तभी जिनसेंग आकर उसे परेशान करने लगता है। तभी युक्सु अपना सारा खाना जिनसेंग के ऊपर गिरा देता है और भागने लगता है। ये देखकर जिनसेंग गुस्से में तेसुक को कहता है कि अबे साले वहां पर चुपचाप क्या बैठा है, जा उसे पकड़। इस पर तेसुक कहता है कि मैं उसे पकड़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं गया तो मेरा लंच का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने कपड़े बदल लो। ये सुनकर कैंटीन के सारे बच्चे हंसने लगते हैं, जिनमें जिनसेंग की क्रश भी थी। यह देखकर जिनसेंग अपने सीनियर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे क्लासमेट ने मेरे ऊपर खाना गिरा दिया है, प्लीज तुम उसे सबक सिखाओ। यह सुनकर सोंगयुक उसकी पूरी गैंग को लेकर स्कूल की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ तेसुक युक्सु को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है या फिर तुमने ऐसे ही जिनसेंग से पंगा ले लिया है? तभी सोंगयुक आ जाता है और तेसुक से पूछता है कि क्या तुमने जिनसेंग के ऊपर खाना गिराया है? तेसुक मना कर देता है। तभी जिनसेंग कहता है कि वो वहाँ पर बैठा है। युक्सु को देखकर सेंगयुक कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा बच्चा है। क्या तुम मुझे इतनी दूर से इस बच्चे को मारने के लिए लाए हो? क्या तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता? ये बात कहकर सोंगयुक वहाँ से चला जाता है और जिनसेंग उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी गुस्से में सोंगयुक जिनसेंग की कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज की बात मेरा टाइम वेस्ट मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर युक्सु मन ही मन कहता है कि मुझे पता था कि मेरा प्लान वर्क करेगा। युक्सु जिनसेंग के पास जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे दोस्त चले गए। ये सुन के जिनसेंग गुस्से में युक्सु को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी तेसुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युक्सु की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है, लेकिन तेसुक अब उसके दोस्तों के साथ मिलकर जिनसेंग को तंग करने लगा है और जिनकी क्रश भी अब उससे बात नहीं करती। इसके बाद हम युक्सु को देखते हैं जो रात में एक पार्क में बैठा है और उसके पास जिनसेंग नशे की हालत में आ जाता है। वो कहता है कि आज मेरी जो हालत है उसका जिम्मेदार बस तू है। ये सुनकर युक्सु कहता है कि हाँ मैं हूँ जिम्मेदार तेरी इस हालत का, तो क्या क्या कर लेगा तू? हाँ तुझे पता है मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तूने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। ये सुनकर युक्सु वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर जिनसेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हम युक्सु को रास्ते पर चलता हुआ देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा है, लेकिन तभी एक बड़ी सी गाड़ी जोर से उसके पास आकर रुक जाती है, जिस वजह से युक्सु मरते मरते बच जाता है। ये देखकर युक्सु राहत की सांस लेता है और फिर से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिनसेंग उसके पीछे आता है और उसे पत्थर से मारकर नीचे गिरा देता है। जिनसेंग इतना गुस्से में था कि वो उसे पत्थर से युक्सु का मुंह फोड़ देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम चोई को फिर से हेल में देखते हैं।
वो भी बहुत गुस्से में था और वो दैत्य को कहता है कि ये कैसे हो गया, मैंने ह्यूक्सो को खुद की जान लेने से रोक दिया, फिर भी उसकी मौत हो गई। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है ना। मुझे अब फिक्स पता चल गया है कि मैं नरक ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस बॉडी में भी जाऊंगा उसकी जान बचाना मुश्किल है। और तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। वो लड़की कहती कि ह्यूक्सो की मौत के पीछे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उसकी जान तुम्हारी चॉइसेस की वजह से गई है। जोई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बस में जितना था मैंने उतना किया ह्यूक्सो को बचाने के लिए, लेकिन उसकी मौत तो तय थी, इसलिए वो मर गया। इस पर लड़की कहती है, तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तुम बस देखते जाओ तुम्हारी मौत और कितनी दर्दनाक हो सकती है। इतना कहकर वो उसे फिर से गोली मार देती है, जिस वजह से हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे एक चेयर से बांधे हैं। ये गुंडे उसे बहुत ही मारते हैं और पूछते कि चल अब बता कि वो लड़की और पैसा कहाँ पर है। ये सुनकर चोय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चोय को अभी तक इस आदमी की मेमोरीज नहीं मिली थी। लेकिन तब तक वो आदमी उसकी आंखें फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए दर्द के मारे चोय कहता है कि रुको, मैं बताता हूँ कि वो लड़की और पैसा कहाँ पर है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो सब कुछ याद करने के लिए। इस पर एक गुंडा कहता है, क्या हम तुझे बेवकूफ लगते हैं। वो गुंडा चोय को हथौड़े से मारने वाला होता है, लेकिन तब तक चोय को उस आदमी की याददाश्त मिल जाती है। याददाश्त मिलने पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम लीजू है और ये 35 साल का है। ये एक बहुत ही बड़े गैंग के लिए काम करता है। ये गैंग बड़े अमीर लोगों से पैसा लेकर उनके लिए काम करती है, लेकिन लीजू को अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था और लड़की के चक्कर में लीजू अपने बॉस के $10 मिलियन चुरा के उस लड़की के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला था। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने वाला था तभी उसके बॉस ने उसे पकड़ लिया था। अब चोय को लीजू की मेमोरीज और एबिलिटीज मिलने के बाद वो सभी गुंडों को मारने लगता है। सभी को ढेर करने के बाद चोय सोचता है कि इस आदमी के पास $10 मिलियन है, लेकिन इसे जिंदा रखना बहुत ही कठिन है, इसलिए मुझे उन पैसों को जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं लीजू को ना बचा पाऊँ तो भी उन पैसों से अपनी अगली जिंदगी आसानी से जी सकूंगा। इतना कहकर वो उन पैसों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसका बॉस इसे ट्रैक करके अपने सारे आदमियों को इसके पीछे लगा देता है। इसी के साथ एक धमाकेदार एक्शन करते हुए ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे डेथ्स गेम के एपिसोड 1 और एपिसोड 2। आपको ये कैसे लगे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो, बहुत ही कमाल की सीरीज है। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंथी।